हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेंजी लर्निंग विद निकिता। आज की वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे एमएमपीसी 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो इग्नू एमबीए एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। सो वेलकम टू माय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। आई होप आप इससे पहले मेरे एमएमपीसी 11 के बाकी वीडियोस भी देख चुके हो। ये सभी वीडियोस एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही कवर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना। ऑल्सो अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स एंड शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट ज़रूर चेक करना फॉर लिंक, और अगर कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में पूछ लेना। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर, ओसीबी। तो सबसे पहले तो देखते हैं मीनिंग ऑफ ओसीबी। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर का मतलब होता है एम्प्लॉय का वॉलेंट्री बिहेवियर जो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनाइजेशन की स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प करता है। ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड्स, ओसीबी मीन्स एक्स्ट्रा रोल बिहेवियर, यानी एक्सपेक्टेड से एक्स्ट्रा काम करना। ओके। अब ओसीबी के लिए डायरेक्ट रिवॉर्ड या सैलरी नहीं मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों को बेनिफिट करता है। ठीक है। कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर के। जैसे किसी कलीग की हेल्प करना बिना बोले, या फिर ऑफिस में पॉजिटिव एनवायरनमेंट मेंटेन करना, या कंपनी के रूल्स को फॉलो करना इवन जब कोई नहीं देख रहा तब भी, या एक्स्ट्रा एफर्ट देना डेडलाइंस मीट करने के लिए। ओके, सो ये सब ओसीबी के एग्जाम्पल्स होते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अब देखते हैं डायमेंशंस ऑफ ओसीबी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। तो देखो, ओसीबी को समझने के लिए 5 मेजर डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहले है एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है हेल्पिंग बिहेवियर। ठीक है, मीन्स दूसरों की हेल्प करना वॉलेंटरीली, अपनी इच्छा से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे न्यू एम्प्लॉयज़ को गाइड करना, टीम मेंबर्स की वर्कलोड में हेल्प करना। ठीक है, सो दिस इज एल्ट्रुइज्म। सेकेंड होता है कंसाइंटियसनेस, मतलब अपना काम एक्सपेक्टेड लेवल से बेटर तरीके से करना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टाइम पे ऑफिस आना, रूल्स फॉलो करना स्ट्रिक्टली, मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा परफॉर्मेंस देना। दिस इज कंसाइंटियसनेस। ओके। देन उसके बाद थर्ड है स्पोर्ट्समैनशिप, मीन्स प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज़ को कंप्लेन किए बिना हैंडल करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे छोटी इश्यूज़ पे कंप्लेन ना करना एंड पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करना। दिस इज स्पोर्ट्समैनशिप। देन उसके बाद है फोर्थ कर्टेसी, मीन्स दूसरों के साथ रिस्पेक्टफुल और कंसिडरेट बिहेवियर रखना। फॉर एग्जांपल, जैसे किसी डिसीजन से पहले दूसरों को इन्फॉर्म करना एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करना थ्रू कम्युनिकेशन। ओके, सो दिस इज कर्टेसी। देन लास्ट होता है फिफ्थ सिविक वर्च्यू, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स में इंटरेस्ट लेना। फॉर एग्जांपल, जैसे मीटिंग्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना, कंपनी को ग्रोथ आइडियाज़ देना। ओके, सो दिस इज सिविक वर्च्यू। सो दीज आर दी डायमेंशंस ऑफ ओसीबी, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर। ओके। अब देखते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ ओसीबी फॉर ऑर्गेनाइजेशंस, मीन्स ओसीबी का ऑर्गेनाइजेशन पर क्या इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले तो है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, मीन्स एम्प्लॉयज़ जब एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाते हैं तो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है इससे। ओके। देन बेटर टीम वर्क, मीन्स हेल्पिंग बिहेवियर की वजह से टीम कोऑर्डिनेशन भी स्ट्रांग होता है। ओके। देन पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट, मीन्स ओसीबी से सपोर्टिव और फ्रेंडली कल्चर या फ्रेंडली वर्क इन्वायरमेंट भी क्रिएट होता है। देन रिड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्ट, मीन्स कर्टसी और स्पोर्ट्समैनशिप की वजह से अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिजॉल्व होते हैं, कम होते हैं। देन इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, मीन्स जब एम्प्लॉयज़ वॉलंटरली कंट्रीब्यूट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली और एफिशिएंटली रन करती है। देन लास्ट है एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड रिटेंशन, मीन्स पॉजिटिव इन्वायरमेंट होने से एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा सेटिस्फाइड रहते हैं और इससे वो जॉब भी नहीं छोड़ते। ओके, सो ये इम्प्लीकेशंस हैं ओसीबी के फॉर ऑर्गेनाइजेशंस। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। देखो, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसीजन मेकिंग पावर देना, ताकि वो अपने काम से रिलेटेड डिसीजंस खुद ले पाए। ठीक है। सो इन सिंपल वर्ड्स, एम्प्लॉयज़ को पावर देना, उन पे ट्रस्ट करना, दिस इज एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ओके। इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे
मैनेजर हर छोटी बात अप्रूव करने के बजाय एम्प्लॉयज़ को खुद डिसीजन लेने दे। एंड कस्टमर कंप्लेंट्स को एम्प्लॉय खुद रिजॉल्व करने करे। ठीक है, यहाँ टीम अपने टारगेट्स और मेथड्स खुद डिसाइड करे। तो ये सब एम्पावरमेंट के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, सो अब देखते हैं प्रोज ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। मीन्स एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहले तो है इंक्रीज मोटिवेशन। मीन्स जब एम्प्लॉयज़ को ट्रस्ट मिलता है तो वो ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, राइट। देन सेकेंड, बेटर डिसीजन मेकिंग। मीन्स फ्रंटलाइन एम्प्लॉय सिचुएशन को बेटर समझते हैं, इसलिए वो क्विक और इफेक्टिव डिसीजंस ले सकते हैं। सो इससे डिसीजन मेकिंग भी बेटर होती है। देन उसके बाद है हायर जॉब सेटिस्फैक्शन। मीन्स ऑटोनॉमी मिलने से एम्प्लॉयज़ को अपने काम में कंट्रोल फील होता है, तो इससे जॉब सेटिस्फैक्शन भी हायर होता है। उसके बाद है इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। मीन्स फ्रीडम मिलने से एम्प्लॉयज़ नए नए आइडियाज़ भी लाते हैं, सो इससे इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है। देन फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग। मीन्स हर छोटी प्रॉब्लम के लिए मैनेजर का वेट नहीं करना पड़ता, सो इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी फास्ट हो जाती है। ओके, सो दीज आर दी एडवांटेजेस हैं प्रोज ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। उसके बाद है कॉन्स ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। मीन्स एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो है रिस्क ऑफ रॉन्ग डिसीजंस। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि हर एम्प्लॉय केपेबल हो डिसीजंस लेने के लिए, तो वो गलत डिसीजंस भी ले सकता है। ओके, देन सेकेंड, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। मीन्स सबको फ्रीडम मिलने से इनकन्सिस्टेंसी भी आ सकती है, सो कोऑर्डिनेशन भी लैक हो सकता है। देन इंक्रीज प्रेशर। मीन्स हर एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल नहीं कर पाता, इससे स्ट्रेस भी बढ़ सकता है। देन मिसयूज ऑफ पावर। मीन्स अथॉरिटी का मिसयूज भी हो सकता है। देन ट्रेनिंग कॉस्ट। मीन्स एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करने के लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में कॉस्ट भी लगानी पड़ती है। सो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। मीन्स एम्प्लॉय एम्पावरमेंट को मेजर कैसे किया जाता है, इसके स्टेप्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो है डिफाइन की डायमेंशंस। मीन्स सबसे पहले तो ये डिसाइड किया जाता है कि एम्पावरमेंट को कैसे मेजर करेंगे। सो उसके कुछ कॉमन डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि ऑटोनॉमी देखना, मतलब कितनी फ्रीडम है। कॉम्पिटेंस चेक करना, स्किल्स लेवल। ठीक है, देन मीनिंगफुलनेस, कि एम्प्लॉय काम को कितना, मतलब एम्प्लॉय को काम कितना मीनिंगफुल लगता है। देन इम्पैक्ट, जैसे कि एम्प्लॉय का डिसीजन कितना अफेक्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो की डायमेंशंस डिफाइन किए जाते हैं। देन यूज़, देन सेकेंड स्टेप होता है यूज़ सर्वेज एंड क्वेश्चनियर्स। मीन्स एम्प्लॉय से फीडबैक लिया जाता है। उसमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या आपको डिसीजन लेने की फ्रीडम मिलती है, क्या आप अपने काम पर कंट्रोल फील करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन थर्ड स्टेप होता है परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। मीन्स एम्पावरमेंट का इनडायरेक्ट इम्पैक्ट मेजर किया जाता है, कि एम्पावरमेंट का क्या इम्पैक्ट आता है प्रोडक्टिविटी पे, क्वालिटी ऑफ वर्क पे, इनोवेशन लेवल पे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे। ओके, देन उसके बाद है फोर्थ स्टेप फीडबैक एंड इंटरव्यूज़। मीन्स डायरेक्ट इंटरेक्शन से ही समझा जाता है कि एम्प्लॉयज़ एम्पावर्ड फील करते हैं या नहीं, या क्या एम्प्लॉयज़ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ओके, देन फिफ्थ स्टेप होता है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। बिकॉज एम्पावरमेंट कोई वन टाइम प्रोसेस तो नहीं होता, इसमें रेगुलरली रिव्यू होता है, चेंजेस इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ओके, देन लास्ट स्टेप होता है कंपेयर बिफोर एंड आफ्टर। मीन्स एम्पावरमेंट इम्प्लीमेंट करने से पहले और बाद के रिजल्ट्स कंपेयर किए जाते हैं, कि परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हुई है या नहीं, सेटिस्फैक्शन इंक्रीज हुई है या नहीं। ओके, सो दीज आर दी स्टेप्स या प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखो स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस का मतलब होता है जब किसी डिमांड या प्रेशर की वजह से बॉडी और माइंड रिएक्ट करते हैं। ठीक है, दैट इज स्ट्रेस। अब स्ट्रेस हमेशा नेगेटिव हो ये ज़रूरी नहीं है। सो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, दो तरह के स्ट्रेस होते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस एंड नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस मीन्स जो हमें मोटिवेट करता है और हमारी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन का प्रेशर, न्यू जॉब की एक्साइटमेंट, एंड कॉम्पिटिशन में बेटर परफॉर्म करने की ड्राइव। ठीक है, अब इसके तो अच्छे रिजल्ट्स होते हैं, जैसे इससे फोकस इंक्रीज होता है, एनर्जी बूस्ट होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सो ये तो होता है पॉजिटिव स्ट्रेस। अब एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस, जिसको हम डिस्ट्रेस बोलते हैं। ये हार्मफुल स्ट्रेस होता है, बिकॉज इससे एनजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, बर्नआउट ये सब क्रिएट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एक्सेस वर्कलोड,
जॉब इनसिक्योरिटी या कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स। इसका रिजल्ट होता है कि इससे परफॉर्मेंस डिक्रीज होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, मेंटल फटीग होता है। ओके, अब इसी में एक कॉन्सेप्ट होता है बर्नआउट। नाउ व्हाट इज बर्नआउट? बर्नआउट एक स्टेट ऑफ एक्सट्रीम फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन होता है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेस की वजह से होता है। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे बर्नआउट होता है? जैसे कि एक्सेसिव वर्कलोड, मीन्स बहुत ज़्यादा काम एंड टाइम कम, सो इससे कांस्टेंट प्रेशर क्रिएट होता है। देन लैक ऑफ कंट्रोल, मीन्स जहाँ पे डिसीजन लेने की फ्रीडम नहीं है, सो इससे फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज होती है। ओके, देन लैक ऑफ रिवॉर्ड्स, मीन्स हार्ड वर्क करने के बाद भी उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता। उसके अलावा पुअर वर्क एनवायरनमेंट, मीन्स अगर टॉक्सिक वर्क कल्चर है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, सपोर्ट की कमी है। देन उसके अलावा वर्क लाइफ इम्बैलेंस, पर्सनल लाइफ इग्नोर हो जाती है। ठीक है, सो दीज आर दी फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू बर्नआउट, मतलब इस सबसे बर्नआउट होता है। ठीक है, अब बर्नआउट के साइंस क्या होते हैं, मीन्स कैसे पता चलता है कि कोई पर्सन बर्नआउट हो चुका है? कॉन्स्टेंट टायर्डनेस, लो मोटिवेशन, इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन, या फिर पुअर परफॉर्मेंस। ओके, दीज आर दी साइंस ऑफ बर्नआउट। अब उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट होता है रस्ट आउट। नाउ व्हाट इज रस्ट आउट? रस्ट आउट बर्नआउट का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ये तब होता है जब एम्प्लॉय अंडर यूटिलाइज्ड या बोर्ड फील करता है। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू रस्ट आउट, मतलब किससे रस्ट आउट होता है? सबसे पहले है लैक ऑफ चैलेंज, मीन्स जब काम बोरिंग हो या फिर रिपीटेटिव हो। देन सेकंड, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्स, मीन्स एम्प्लॉयज के स्किल्स का प्रॉपर यूज ना हो। या फिर लैक ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, मीन्स करियर ग्रोथ ही नहीं दिख रही है एम्प्लॉय को। या फिर मोनोटोनस वर्क, सेम काम बार बार करना पड़ रहा है। या फिर लो इन्वॉल्वमेंट, मीन्स अगर एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग में इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, सो दीज आर दी फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू रस्ट आउट। अब रस्ट आउट के साइंस क्या होते हैं? बोर्डम फील करना, लो एंगेजमेंट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, या फिर मिनिमल एफर्ट। ओके, सो बर्नआउट में क्या होता है? ओवर वर्क, एक्सेसिव वर्क। रस्ट आउट में अंडर वर्क। बर्नआउट से होता है फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन, एंड रस्ट आउट में होती है बोर्डम। बर्नआउट में मेंटल फटीग होती है, एंड रस्ट आउट में डिसएंगेजमेंट। ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन बर्नआउट एंड रस्ट आउट। आई होप इट्स क्लियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। सो व्हाट इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस? देखो, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्वेश्चन का मतलब होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मीनिंग, पर्पस और वैल्यूज इन लाइफ एंड वर्क। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, व्हाई एम आई डूइंग दिस का आंसर देने वाली इंटेलिजेंस। ठीक है, मतलब एसक्यू का रिलीजन से डायरेक्ट रिलेशन जरूरी नहीं है, ये इनर वैल्यूज, एथिक्स और अवेयरनेस से रिलेटेड होता है। ओके, जैसे आईक्यू का मतलब होता है आप कितने स्मार्ट हो। ईक्यू का मतलब होता है कि आप इमोशंस कैसे हैंडल करते हो। ऐसे ही स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि लाइफ का पर्पस क्या है। ठीक है, सो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस स्पिरिचुअल क्वेश्चन आपको डायरेक्शन देता है। ओके, अब इस टॉपिक में से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ स्पिरिचुअल क्वेश्चन एट वर्क प्लेस। ठीक है, मीन्स स्पिरिचुअल क्वेश्चन का क्या वर्क प्लेस में क्या यूज है। ओके, सो सबसे पहले तो है बेटर डिसीजन मेकिंग, मीन्स एम्प्लॉयज एथिकल और लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड डिसीजंस लेते हैं इससे। देन स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, मीन्स हाई स्पिरिचुअल क्वेश्चन लीडर्स जो होते हैं वो इंस्पायर करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, वैल्यूज ड्रिवन होते हैं। ओके, देन थर्ड, इम्प्रूव्ड वर्क कल्चर, इससे रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और पॉजिटिविटी का एनवायरनमेंट भी क्रिएट होता है। देन हायर एम्प्लॉय इंगेजमेंट, मीन्स जब एम्प्लॉयज अपने काम में मीनिंग ढूंढते हैं तो इससे वो ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, देन बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट, मीन्स स्पिरिचुअल क्वेश्चन हेल्प करता है काम और बैलेंस रहने में। ओके, देन एथिकल बिहेवियर, मीन्स करप्शन, कॉन्फ्लिक्ट्स और अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी कम होते हैं इससे। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, एक कंपनी है जहाँ पे एम्प्लॉयज सिर्फ टारगेट्स के लिए काम करते हैं, वर्सेस दूसरी कंपनी है जहाँ एम्प्लॉयज पर्पस और वैल्यूज़ के साथ काम करते हैं। तो सेकेंड कंपनी में सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा होगा, एंड एम्प्लॉय टर्नओवर कम होगा, मीन्स एम्प्लॉयज छोड़ के कम जाएंगे जॉब को, और लॉन्ग टर्म सक्सेस भी मिलेगी। ओके, सो दिस इज स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्वोशंट। सो गाइज, आज हमने एमएमपीसी 11 के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं फ्रॉम ऑल द 4 ब्लॉक्स। मैंने इन 4 वीडियोस में एमएमपीसी 11 को पूरा कवर कर लिया है। मैं इसी तरह से हर सब्जेक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज अपलोड कर रही हूँ।
और मुझे उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन में ये वीडियो भी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना और अपने डाउट्स कमेंट्स में ड्रॉप कर देना। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।